हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप। और आज हम यहाँ पर 9th क्लास की स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी केमिस्ट्री का आपका आखिरी चैप्टर ये हम करने जा रहे हैं इन आर सटीक सीरीज, जहां पर बातें होती है टू दी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा सारे आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि जितना भी हम यहाँ पढ़ेंगे, जो भी नोट्स यहाँ पीडीएफ की फॉर्म में बनेगी, ये सब आपको फ्रीली अवेलेबल है एड्यूहैप की ऐप पर। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से एंड यू कैन गेट एक्सेस टू दोज फ्री नोट्स। ठीक है, और इसके अलावा भी हम डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती है हमारे ऐप पर ही इन दी सुपर अफोर्डेबल अभ्यास बैच, जहां पर हजारों बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप जाके एनरोल हो सकते हो। अदर मतलब दिस इज जस्ट लाइक आप कोई क्लासेस ज्वाइन करो, वो सेम फील है। यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स है, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे। वो सारी चीजें हैं जो आप एक ऑफलाइन क्लास में आप एक्सपीरियंस कर पाते हो विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, मेरे ख्याल से 1000 के आसपास द होल ईयर इज द प्राइस गोइंग ऑन। और यहाँ पर आपको सेम फील के साथ बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है, टाइम की जो बचत है, ट्रैवलिंग और सारी चीजें हो जाएंगी। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर इन दी ऐप। ओके, आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहां पर हम एटम को के बारे में समझेंगे, एटम के अंदर क्या है, एटम की डिस्कवरी किसने करी, शुरुआत के जो मतलब इनिशियल 20 एलिमेंट्स है या 18 एलिमेंट्स है स्पेसिफिकली, वो चीजें हम उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, सो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट एटम, कि एटम जो है उसके बारे में। सर एटम कैसा दिखता है? एटम इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर। जैसे एक बॉल कैसे शेप में होता है, बस एटम वैसे ही शेप का है, पर बहुत छोटा। ऑब्वियसली हर चीज एटम से बनी है। और एटम का उस वक्त जो एक डेफिनेशन बना था, ठीक है, हालांकि अब एटम का की रिफाइनमेंट स्टडीज और बढ़ गई है पर जो उस वक्त का डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। एटम इज स्पेरिकल, ऑफ कोर्स। इट इज स्मॉलेस्ट, इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। कोई भी मटेरियल हो उसका सबसे स्मॉलेस्ट, इनविजिबल, जो एक एटम को ऐसा नेकेड ऐसे देखा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो तोड़फोड़ काम मचा सकते हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त की डेफिनेशन है एटम की। हालांकि आज हम जानते हैं कि एटम से भी स्मॉलेस्ट चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिससे एटम बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, और भी हाइपर फाइन लेवल पे चीजें चली गई है। पर ठीक है, ये आपको बेसिकली समझना है किसी भी मतलब एटम का एक बेसिक जो थिंग या जो चीज आपको जाननी है वो ये लाइन याद रखो आप। ओके, इसके बाद जैसे ये रहा आपका सोडियम का एटम, देख सकते हो स्पेरिकल है, इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब दिखाई दे रहे हैं। पर ये सब चीजें डिस्कवर कहां से हुई, कौन से साइंटिस्ट ने किस तरीके से डिस्कवर किया, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम जो है उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ वो सब चीज मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या क्या आता है उसमें? उसमें आता है न्यूट्रॉन, इसमें आता है प्रोटॉन, इसमें आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज की बात करें इन पार्टिकल्स के, देखो ये रेड वाला जो दिख रहा है ये आपका न्यूट्रॉन्स हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं कि न्यूट्रॉन का कलर रेड होता है। ठीक है, यहां प्लस में दिख रहा है आपका प्रोटॉन्स और ये माइनस वाला पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज न्यूट्रॉन का नाम ही है न्यूट्रॉन, तो भाई न्यूट्रल होगा। सो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव चार्ज की भी तो अपनी वैल्यू होती है। 1.6 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज ऐसा यूनिट टू मेजर चार्ज, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कूलम क्या है, ये 10th में इसके बारे में तुम थोड़ा सीखोगे। SI यूनिट टू मेजर चार्ज। ऑलराइट,
और देखो याद रखने में आसानी होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही है, लेकिन सिर्फ क्या है, साइन उल्टा है। सो ये पॉजिटिव टाइप का पार्टिकल है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप का। चार्ज वही है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको प्यार से ना, इसको सिंबलाइज करते हैं ई लेटर से। तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज प्लस ई एंड दिस इज माइनस ई। याद रखना, ये चीज भूलनी नहीं है, काफी टाइम काम आती रहेगी। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव टाइप का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव टाइप का। ये याद रखना, आगे भी काम आएगा अभी, ठीक है। सो आप हमेशा याद रखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मान लो एक प्रोटॉन लाया सामने में और एक इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों को आसपास रखा, तो अब टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि मान लो इसका प्लस ई है, दूसरे का माइनस ई है, कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज 0 हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को, इक्वल एंड अपोजिट। द नंबर मैग्नीट्यूड याद रखो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं मास की। अगर मास के हिसाब से बात करें तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास लगभग बराबर ही होता है। जैसे इन दोनों का चार्ज बराबर होता था, इक्वल अपोजिट, वैसे यहां पर इनका मास लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग बराबर होता है। तुमको वो एग्जैक्ट लगेगा क्योंकि मैं आगे के डेसिमल्स में 1 डेसिमल पे लिखूंगा उसको। सो आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का ही मास की अगर हम बात करें तो इट इज 1.67 10⁻27 kg। याद रखना 1.67 10⁻27 kg। इसी को 1 यूनिफाइड मास हम नॉर्मली लिखते हैं। पढ़ा था ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 AMU यही है, 1.67 10⁻27 kg। ठीक है। सो कोई पूछे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या है, 1.67 10⁻27। न्यूट्रॉन्स का मास क्या है, 1.67 10⁻27। तुम बोलोगे सर ये तो एग्जैक्टली इक्वल है। नहीं, थोड़ा पॉइंट का फर्क है। मैंने वो अपन वो 1.6 तक ही रह जाते हैं, वैसे आगे के ज्यादा देखते नहीं। ठीक है। सो वैसे वो तुम अपने कैलकुलेशन में सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारे लिए तो यही है, दोनों का मास इक्वल है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना तुमको लग रहा होगा ये 1.67 है और ये 9.1 है, तो सर इसका मास तो ज्यादा हुआ ना। इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई 9 गुना ज्यादा है लगभग, मतलब 9 गुना या 8 गुना जो भी है। तुमको तो ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, कि इसका मास के हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा है। पर तुम 10 के पावर को देखना भूल गए। यहां पर 10 का पावर -27 है, यहां 10 का पावर -31 है। -31 इज नॉट +31। नेगेटिव पावर जितना हाई होगा उतना वैल्यू लो रहेगी। कैन यू इमेजिन दिस? 1.67 10⁻27, दिस इज 9.1 10⁻31। ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मतलब जैसे ना 0.0000, फिर लास्ट में कहीं 391 आएगा, है ना। इसका अगर तुम लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। कितने पॉइंट के बाद 31 डिजिट होंगे, और यहां पर 0.0000, ये भी वैसे ही रहेगा। लास्ट में 16 आएगा, पर यहां पर पॉइंट के बाद कुछ 27 डिजिट्स होंगे। तो देखा जाए तो दिस इज मच स्मॉलर, मच स्मॉलर। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब मान लो मैं ये कह रहा हूं कि तुम कंपेयर कर सकते हो कि एक बिल्डिंग का मास, एक बड़ा बिल्डिंग है, एक बड़ा, मान लो ताजमहल का पूरा वजन सोच लो क्या होगा। और उसके सामने मैं अगर इस छोटी सी चीज का वजन करूं, या इस छोटी सी चीज का वजन को कंपेयर करूं, तो सोचो ताजमहल का वजन कितना और इसका वजन क्या है। तो तुम कह सकते हो ना कि भाई तुम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, दिस इज नेग्लिजिबल मास इन कंपेयर टू मास ऑफ ताजमहल, राइट। तो वैसे ही तुम यहां पर कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो किसी प्रोटॉन या किसी न्यूट्रॉन के मास के हिसाब से उसके सामने एकदम नेग्लिजिबल है। तो अगर मेरे को एटम का वजन अगर करना भी होगा, मुझे पता है कि एटम 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन का मास लेना, मतलब
क्या कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का मास नहीं भी कंसिडर किया जाए तो? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास जो है उसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास कुछ नहीं है। तो किसी एटम का वजन वो मेजरली उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से आता है, उसके इलेक्ट्रॉन से नहीं आता, बिकॉज वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। द कंसिडरेबल मास इज ओनली ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखना इस चीज को। तो मैं यहां पर उस चीज को ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैं चाहो तो मैं इसको एक सेकेंड, जस्ट रिमेंबर दिस कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि भैया इसका डिस्कवरी का बात करें अगर, ठीक है, तो डिस्कवरी न्यूट्रॉन का किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, इलेक्ट्रॉन का किसने किया? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक साहब, फोटो देख लो यहां पर, जेम्स चैडविक, ठीक है, ही वाज अ डिस्कवरर। मुझे ही देख रहे हैं भाई साहब, प्लीज, मैंने आपका अच्छे से नाम लिया है तो मुझे ऐसे ना देखो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। सो जेम्स चैडविक साहब, थोड़ा मुस्कुरा दो यार। ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इन्होंने किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें, थोड़ा सा क्या होता है ना इनके वाले में, प्रोटॉन की डिस्कवरी में ना बहुत कई टेक्स्ट बुक में बहुत अलग अलग राय दी है, ठीक है। हम भी कई बार दूसरा नाम ले लेते, कई बार ये नाम ले लेते, बच्चे बोलते हैं सर आप एग्जैक्टली बताओ कौन है डिस्कवरर। तो यहां पर अब जो अपडेटेड है आपकी टेक्स्ट बुक में, होता ना कि कुछ डिस्कवर होती है, फिर ये क्लेम करता है, ये बंदा क्लेम करता है, उसमें लड़ाइयां चल रही होती है, तो इसमें वैसे ही कुछ अलग अलग थ्योरीज है। तो आपके हिसाब से जो अपडेटेड वाला दिया है, अब देख लो, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली आपकी बुक में चेक किया। सो द अपडेटेड वन जो है वो रुदरफोर्ड साहब है, ठीक है, प्रोटॉन के डिस्कवरर अर्न्स रुदरफोर्ड, ठीक है। और इनके बारे में हम और देखेंगे, इनका एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अच्छा ये वहां देख रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन के डिस्कवरर इन्होंने, मतलब ये है, वैसे गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है, पहले किसी बुक्स में होता था, अब वो अपडेट करके रुदरफोर्ड का नाम आ गया। तो तुमको वही याद रखना है कि भाई न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का रुदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन नाम याद ही रख लो, ठीक है। तो ये है हमारे थॉमसन साहब, ठीक है, जे थॉमसन सर, जे थॉमसन। तो हम रुदरफोर्ड को भी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा थॉमसन के बारे में भी अपन देखेंगे। थॉमसन की मतलब थॉमसन के बारे में नहीं, थॉमसन ने एटम के बारे में जो मॉडल बताया था उसके बारे में देखेंगे, और ऐसे रुदरफोर्ड का भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका अनदर नेम, ठीक है, एक और नाम है, जैसे आप लोगों का कोई निकनेम होता है, कोई घरेलू नाम होता है, ठीक है, तो वैसे यहां पर प्रोटॉन का भी एक नाम है जिसको बोलते हैं कैनल रे। प्रोटॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कैनल रे, याद रखना, कैनल रे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे भी कहा जाता है। तो कोई बोले भाई कैथोड रे क्या है, तुम बोलना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तुम बोलो, कोई बोलेगा कैनल रे क्या है, तुम बोलना प्रोटॉन, ठीक है। तो ये याद रखो। इसके अलावा लोकेशन, भाई साहब ये कहां पर है, दिख रहा है भाई, न्यूट्रॉन इस सेंटर में होता है, प्रोटॉन भी सेंटर में ही है, और इलेक्ट्रॉन आसपास में घूम रहा होता है। आज के टाइम पे तो हमको ये पता है कि एटम जैसा दिख रहा होता है, एंड ये सेंटर को क्या बोलते हैं, एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, whereas electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve न्यूक्लियस के आसपास, जैसे सन के आसपास में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे होते हैं। तो आप लोकेशन वाइज बोल सकते हो कि कहां पर हैं ये लोग भाई, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये दोनों कहां पर है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। देखो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ, ऑल राइट, कितना बढ़िया रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो, वाह। आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर की बात करें भाई, एटॉमिक नंबर, मास नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है, एक फैक्ट याद रखो, किसी एटम में जितना पॉजिटिव पार्टिकल है उतना ही नेगेटिव पार्टिकल है। यानी चाहे सोडियम एटम हो, चाहे दुनिया की कोई भी एटम को आप ले लो, नेचुरल फॉर्म में जो भी एटम प्रेजेंट है, ठीक है, they always have equal number of protons and electrons, protons positive, electrons negative। और मैंने चार्ज भी तुमको बताया था कि दोनों का इक्वल ही होता है, इक्वल अपोजिट। और यहां पर मैं एक और बात बता रहा हूं कि एटम्स का, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है। तो ऐसे ही फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 15 है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब कुछ और नहीं है, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और, एंड मत बोलना, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां एंड मत करना नहीं तो प्लस हो जाएगा वो। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, और उसी नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट मास नंबर सर? अब इसके नाम में समझो कि मास नंबर मतलब क्या है। मास नंबर का मतलब है कि एटम के अंदर ऐसे टोटल कितने पार्टिकल्स है, टोटल काउंट बताओ मुझे, जिनका मास को कंसीडर किया जाए, कंसीडरेबल मास। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडरेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर सिर्फ किसका मास काउंट किया जाएगा? मास, इनफैक्ट मास भी नहीं काउंट करेंगे, उनका नंबर, क्योंकि मास नंबर है ये। तो यहां पर सिर्फ तुमको ये बताना नंबर ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स या सम ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स जिनका मास थोड़ा कंसीडरेबल होता है। तो जैसे अगर सोडियम का एक एटम लिया मैंने और मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट करूंगा? नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। किसके नंबर को काउंट करूंगा? न्यूट्रॉन के, दैट इज 11, प्लस प्रोटॉन के, सॉरी न्यूट्रॉन के कितना है? 12 बताया था मैंने, प्रोटॉन कितना है? 11। सो 12 प्लस 11 कितना हो गया? 23। सो मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। अगर सोचो आप तो मतलब मैं असल में किसको काउंट कर रहा हूं? जो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों अंदर ही है। सो सिंपली टोटल काउंट ऑफ दोज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। सो यानी टोटल काउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी टोटल काउंट ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल काउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स गिव्स यू द मास नंबर। यानी असल में टोटल नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स व्हिच हैज कंसीडरेबल मास। व्हाट इज मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव कंसीडरेबल मास, दैट इज द सम ऑफ, प्लस करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। क्या बात है भाई साहब। एग्जांपल देख लो, यहां पर ये डिवाइड नहीं है, एग्जांपल देख लो कि भाई सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, इसको मैं प्लस लिख दूं, थोड़ा तुमको कन्वीनियंट रहेगा, पी लिख दूं। सो क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। अच्छा, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, याद रखो, भूलना नहीं, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो सोडियम का जेड का वैल्यू कितना है? 11। वैसे ही मास नंबर क्या बताया मैंने? सोडियम के पास 11 न्यूट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, दोनों को ऐड कर दिया, कितने हो गए टोटल काउंट? 23। मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए, याद रखो। अच्छा, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं, ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाता है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो अगर मैं सोडियम लिखूंगा तो सोडियम का मास नंबर 23 ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 11 नीचे लिख देंगे। दिस इज योर सोडियम का सिंबल। ठीक है, ये देख लो। वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल में से दिखाया गया, लेकिन आप ये समझो कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, आगे चले भाई साहब। होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस सेंटर। एटम का लगभग पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम किया जाता है? होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस सेंटर। उसके सेंटर में सारा मास को अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखो आप ध्यान से, तो भाई प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स ये प्लस जो है प्रोटॉन्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, और मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। जो भी मास कंसिडरेबल मास है वो किसका है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही। तो यानी एटम का जो भार है, जो वजन है, वो सिर्फ उसके सेंटर से ही आता है, उसके आसपास से नहीं आता। और तुमको पता है यहां पर दिख रहा है कि भाई न्यूक्लियस इतना बड़ा है, पर असल में सच्चाई ये है कि अगर इतना बड़ा, अगर मैंने मान लो कि एटम अज्यूम किया, सपोज दिस इज द साइज ऑफ एटम, कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं जस्ट, इतना बड़ा एटम नहीं होता। इफ दिस इज द साइज ऑफ एटम, दिस गोलाकार, दिस बड़ा सर्कल इज द साइज ऑफ एटम,
तो एक तिनके भर का साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का। ये जो दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये असल में इतना छोटा डॉट होगा तुमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स समाये हुए हैं। मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि इस पूरे एटम का, मान लो इतना बड़ा एटम है, इस पूरे एटम का जो वजन है वो सिर्फ एक डॉट, एक छोटा सा, दिखेगा भी नहीं, इतना डॉट बराबर वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, बस उसी के भार से आता है। सोचो क्या ही डेंसिटी होगी उस न्यूक्लियस की, हाइपर जबरदस्त डेंसिटी होगी। तुम समझते हो ना कि एक पेन ले लिया अगर मैंने प्लास्टिक का और एक लोहे का, तो लोहे वाले या मेटल वाले पेन का वजन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा है। सोचो न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ न्यूक्लियस, मेरे को सिर्फ न्यूक्लियस निकाल के इतना सा पार्टिकल बनाया जाए, इतना बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए, उसको उठा नहीं पाओगे तुम, जबरदस्त डेंसिटी। सिर्फ न्यूक्लियस से अगर कंजस्टेड करके बनाया जाए, नॉट पॉसिबल बट स्टिल, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है वैसे। न्यूक्लियस डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि, अच्छा हम कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, क्या बोला है, होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या लिखोगे इसमें, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द एटम विच हैव कंसिडरेबल मास, है ना, एंड द थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, and both the particle which has considerable mass, that is proton and neutrons, they both reside inside the nucleus, nucleus के अंदर रहते हैं भाई। तो भाई क्यों ना एटम का जो न्यूक्लियस इज ऑब्वियसली एट द सेंटर, तो एटम का पूरा मास जो है इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, इसमें ध्यान रखो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, द सेंटर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड विच हैज कंसिडरेबल मास, hence all the mass of atom is supposed to be concentrated at the center। आगे चलें भाई साहब, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये दूसरा गिव रीजन पूछा जाता है, एक तो जो मैंने इससे पहले पूछा और ये दूसरा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, किसी भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे, तो सिंपल सी बात है, एटम हैज ओनली टू पार्टिकल जिसका चार्ज होता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दो टाइप के पार्टिकल जिसका चार्ज होता है, एंड बोथ ऑफ देम, न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल होता है, उसकी बातें नहीं करते अपन। तो एंड सो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एंड इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। सो टोटल प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे गेट इक्वल, अपोजिट कैंसिल हो जाता है, एंड हेंस द चार्ज, ओवरऑल चार्ज इज व्हाट, जीरो। जैसे मैंने बताया कि सोडियम के पास, भाई साहब, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, राइट। तो अब ये बताओ जी कि अगर 12 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज है ही नहीं तो अपन बात ही नहीं करते, अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। अब इसका चार्ज इक्वल अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव 11E और नेगेटिव 11E कितना हो जाएगा, 0। हर एटम का ऐसे ही होता है कि जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑलवेज कैंसिल ईच अदर, इक्वल अपोजिट चार्जेस। सो ये याद रखो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इक्वल नंबर ऑफ या इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हमेशा इक्वल रहता है, इसलिए यहां पर न्यूट्रल होता है एटम। शुरुआत के 18 एलिमेंट्स का यहां पर आपको सिंबल के साथ साथ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया हुआ है। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आपको 18 तक तो याद रखने, इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम भी याद रख लो वैसे, ठीक है। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो लाइन से याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, 20 एलिमेंट याद रखो कम से कम, ठीक है। अब ऑब्वियसली जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अगर आपने याद रख लिया तो फायदा क्या होगा पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी याद रख लिया तो फायदा ये होगा कि मास नंबर पता लग गया, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड किया तो मास नंबर मिल गया।
जैसे इसका कितना हो गया मास नंबर 1 हो गया, मास नंबर इसका 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, इसका 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया, ये मास नंबर हो गया। ठीक है, सो अब यहां पर एक और बहुत दिलचस्प बात ये होती है कि तुमको एलिमेंट मतलब क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई एक एलिमेंट ई है जिसके पास जिसका एटॉमिक नंबर मान लो एक एलिमेंट बोला है, इसका मास नंबर बोला है सपोज 35। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बोला हुआ है फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 बोला है, और तुमको क्या बोला हुआ है कि भाई इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बता दो आप। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बता दो। तो हम बोले ठीक है भाई, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। तो भैया ये हो गया 20 सीधा। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा भैया? तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल जाएगा, बिकॉज मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मास नंबर बनता है, बराबर है ना। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर, तो ये इसकी जगह पे मैं Z लिख सकता हूं। तो A = असल में क्या होता है Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने का मेरे को एक नया फॉर्मूला मिल गया जो मैं हमेशा यूज कर सकता हूं। Z को वहां लेके माइनस हो गया, यानी जब भी तुम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाओगे तो तुम क्या पाओगे? तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाओगे। तो यहां पर 35 माइनस 20 कितना हो गया भैया? 15 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, A - Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे। अच्छा, इसमें अभी एक और चीज, ये वाला अगर हो गया हो तो मैं इसको मिटाऊं घटाऊं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला यहां क्या बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि इट इज A - Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, यू नो अ वेरी जबरदस्त फॉर्मूला दैट इज 2n²। 2n² वो फॉर्मूला जिससे अपन ने पिछले चैप्टर में देखा है। 2n² वो फॉर्मूला जिससे हम बस बता सकते हैं दिस इज अ फॉर्मूला टू हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम का, वो उसके मतलब किसी ऑफ एनी गिवन ऑर्बिट, नॉट एटम, ऑफ एनी गिवन ऑर्बिट, किसी भी एटम को कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड होंगे, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, कहा भाई क्या हो गया, नाराज हो गए क्या? ताऊ ठीक है, ठीक है, चलो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने वो फॉर्मूला लगा के वी नो दैट पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे वाले की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद होती है 18 इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दैट वी नो। सो अगर मैं चाहूं कि भाई मैं यहां पर सपोज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं, तो आई नो कि भाई नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई वांट टू चेक द राइट द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये कैसे दिखा सकते हो आप? तो ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अब देखो इसके पास कोई भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना होता है भाई? फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है कि वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकता। सो नाइट्रोजन में भी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचा कितना? 7 में से 2 यहां पर आ गया, तो बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। क्या दूसरा ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? यस भाई, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है एज पर द 2n² फॉर्मूला। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 हो जाएगा, n = 2। 2 × 2² इज व्हाट? 2² 4 है, 4 2 8।
सेकेंड 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, तो ऑफकोर्स यहां पर 7 में से जो 5 बचा हुआ है वो इधर होल्ड कर ही सकता है. सो दिस 2,5 इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. ऐसे अगर आपको सोडियम का करना होगा, सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पहले ऑर्बिट कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे वाले की 8 इलेक्ट्रॉन की, 2 और 8 10 हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, वो आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट में. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. ऐसे ही सबका लिख सकते हो आप. ठीक है. अब यहां पर अगर हम ये कर ही रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन देख ही लेते हैं भाई. ठीक है, एज पर द जो अपन ने अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही ऑर्बिट में काम चल जाएगा. हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली यहां पर पहले ही ऑर्बिट में आ जाएंगे, क्योंकि पहले की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है. पर इसके बाद जो लिथियम है, लिथियम के पास 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. पहले में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैपेसिटी वही है, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन. मतलब आप देखते जाओगे वैसे ही. देखो मतलब अब सेकेंड ऑर्बिट तब तक भरता जाएगा, है ना. इसका 3, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, एटॉमिक नंबर 6 है, 7 है. तो ये तब तक सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट नहीं आएगी जब तक सेकेंड की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है. तो देखो 2,6 हो गया, 2,7 हो गया, 2,8 हो गया. लेकिन अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा. ठीक है, अब जब सोडियम आया तो 281, क्योंकि फर्स्ट की कैपेसिटी भी खत्म हो गई, सेकेंड की भी कैपेसिटी खत्म हो गई, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं. मैग्नीशियम इज 12, 282, एल्यूमिनियम इज 283. ठीक है, सिलिकॉन इज 284, फॉस्फोरस इज 285. ठीक है, सल्फर इज 286. ठीक है, क्लोरीन इज 287, आर्गन इज 288. ठीक है. अब इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम का थोड़ा स्पेशल केस होता है. ऐसे तो 289 और 2810 होना चाहिए, पर उससे ज्यादा स्टेबल वो अपने आप को 2881 और 2882 में स्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2881 एंड 2882 है. ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम वाले केस में बता रहा हूं मैं. ठीक है, वैसे तुमको आर्गन तक का दिया हुआ है. आगे देखते हैं. अगर हम ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल मैंने अभी बताया कि अब देखो, एज पर द फॉर्मूला ऑफ 2n², फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, फोर्थ ऑर्बिट की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सो ऑन. ठीक है, तो बोलने का मतलब कि मान लो अगर मैं देखता हूं हीलियम को, तो आई फाइंड हीलियम स्पेशल. क्यों स्पेशल? क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिट है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसमें क्या स्पेशल है सर? अगर आपको याद होगा तो अभी अपन ने देखा कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की. तो मतलब इसकी जितना इसका जिंदगी है, जितने जिंदगी में जितना इसका खुशियां होनी चाहिए उतनी है. मतलब इट इज हैविंग 1 ऑर्बिट, और 1 ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद है भी कितना 2 इलेक्ट्रॉन. तो जितना चाहिए था उतना है. इट इज केमिकली स्टेबल. इसका ड्यूप्लेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वाली पूरा है, ड्यूप्लेट पूरा है, ड्यू यानी 2. ठीक है. ऐसे ही अगर तुम देखो नियॉन को तो 2,8, तो पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी तो पूरी है ही, हो तो ऑफ कोर्स तभी तो सेकंड में गया वो. पर सेकंड की भी कैपेसिटी इसकी पूरी है, यानी दिस इज ऑल्सो समथिंग स्पेशल. दिस इज ऑल्सो केमिकली स्टेबल. जो एलिमेंट केमिकली स्टेबल होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. जिंदगी की भागदौड़ में, स्ट्रगल में, संघर्ष में कौन जाता है? वही जाता है जो जिसके अरमान पूरे नहीं हुए, जिसके डिजायर्स पूरे नहीं हुए. ठीक है, पर जिसके डिजायर पूरे हैं, जिसको मतलब सर्वगुण संपन्न हो चुका है, सब कुछ मिल चुका है लाइफ में, अब क्या करेगा? थोड़ी भागदौड़ करेगा, स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. तो यहां पे दिस इज केमिकली स्टेबल, ये दोनों केमिकली स्टेबल है, ये लोग थोड़ी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये क्यों स्टेबल है? देखो ये क्यों स्टेबल था, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट पूरा था. ये क्यों स्टेबल है? ड्यूप्लेट तो ऑफ कोर्स पूरा है, सेकेंड ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट देखना होता है हमेशा. तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है. इस स्टेबिलिटी को बोलते हैं ऑक्टेट स्टेबिलिटी. ठीक है, सो दिस इज स्टेबल बिकॉज इसका ड्यूप्लेट पूरा है. ये स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है. ठीक है, तुम बोलोगे सर उसके बाद तो 18 के लिए क्या बोलेंगे, 32 के लिए वो क्या बोलेंगे? इन सब के लिए भी ऑक्टेट रूल ही होता है. फर्स्ट सिर्फ देखिए याद रखो, पहले के लिए ड्यूप्लेट रूल काम करता है, बाकी सबके लिए ऑक्टेट रूल काम करता है. इसलिए
इफ यू सी आर्गन, आर्गन इज 288, 18 थोड़ी है, फिर भी थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है स्टिल, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन भी उसको क्या बना देता है, स्टेबल। याद रखो पहले ऑर्बिट के लिए ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी है, बाकी सबके लिए जो है ऑक्टेट स्टेबिलिटी है, वेदर इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी हो। तो आर्गन भी केमिकली स्टेबल है, ठीक है। तो यहां पर देख लो ऑक्टेट स्टेबिलिटी का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, ठीक है। ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी इज 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, ओके। ये होता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के केस में, और ये होता है सेकेंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबके लिए ऑक्टेट, सॉरी अब मैंने यहां पर ऑक्टेट वाले में क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट वाले में क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट वाले में होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ओनली, और ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट ऑनवर्ड्स, ऑलराइट। तो देखो हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल, केमिकली अनस्टेबल, क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिट में है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज अनस्टेबल, और इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन की बात करें तो ये सब क्या है, दिस इज, इसका ड्यूप्लेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, दे आर केमिकली स्टेबल, दे आर केमिकली स्टेबल। अगर केमिकली स्टेबल है तो ये इसलिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कमिंग बैक टू हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं मैं बेसिक बता दूं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एटॉमिक मॉडल्स की हम आगे देखेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो यहां पर देखो सोडियम प्लस क्लोरीन इज सोडियम क्लोराइड, कैसे बन रहा है यहां पर, सो ये रहा सोडियम, ठीक है, सोडियम एटम, ये रहा क्लोरीन का एटम, ठीक है। तो यहां पर देखो 281, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,8,1, 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लोरीन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है इसका, 287, ऑलराइट। अब देखो ये दोनों ही केमिकली स्टेबल नहीं है ना, ये दोनों का ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसका मतलब कि दे विल ट्राई टू बिकम स्टेबल, और इसलिए वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सिंपल सा तरीका ये है कि सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर दिया तो सोडियम बन जाएगा 28 और क्लोरीन बन जाएगा 288, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये 7 का 8 हो जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो स्टेबल। 208, 2,8 इज ऑल्सो स्टेबल, और 288 इज ऑल्सो स्टेबल, दोनों जगह ऑक्टेट पूरा हो गया। तो देखते क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया, तो देखो वो 28 हो गया, 288 हो गया, ऑलराइट। पहले 281 था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, तो ये 28 और ये 288, इसको मिटाता हूं मैं। अब जब ये 288 हो गया सॉरी ये 28 हो गया, तो दिस इज सोडियम का आयन, Na+ आयन बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों सर, कहां से आया पॉजिटिव चार्ज, पहले न्यूट्रल क्यों था, क्योंकि पहले इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, सो 0 चार्ज। पर अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी कम हुआ, प्रोटॉन तो 11 ही है, सो दिस इज हैविंग 1+ चार्ज। सो अब ये जब एटम चार्ज हो जाए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से, उसको आयन कहते हैं, और पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। सर याद कैसे रखें यार, सिंपल है, कैट आयन, देखो यहां प्लस आ गया अपने आप, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव आयन जो यहां बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या था, 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, चार्ज वाज 0, पर अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, वो थोड़ी शिफ्ट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, सो द माइनस चार्ज इज हियर। नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं, तो ये क्लोराइड एनायन बन जाता है, सो Cl- इज क्लोराइड एनायन। अब होता क्या है, सिंपल है, अब कंपाउंड फॉर्म हो ही जाएगा, बिकॉज दो अपोजिट चार्जेस भाई अकेले कहां रहेंगे, एक दूसरे के पास ही आएंगे, सो दे कम क्लोज टू ईच अदर, है ना, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपोजिट चार्जेस है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ आएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बना, ऐसे कंपाउंड को आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। शेयरिंग से भी बनता है, उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। उसके बारे में अगर आपको और जानना है कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में, तो बेसिक केमिस्ट्री नाम से मेरी एक सीरीज है यूट्यूब पर ही, 4 वीडियोस की सीरीज है ना। बेसिक केमिस्ट्री EduHub डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड वो उसके अंदर आप पूरा डिटेल में इसको समझ सकते हो, इस पार्ट को, ठीक है। तो ये सोडियम कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। दिस इज हाउ कंपाउंड इज फॉर्म एंड द लॉजिक कि भाई केमिकली अनस्टेबल थे, स्टेबल होने के लिए उन्होंने कंपाउंड बनाया, लेकिन जो स्टेबल है ऑलरेडी वो कहां से कंपाउंड बनाएंगे। कमिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, ठीक है। तो आओ थोड़ा समझ लिया, यहां पर जब सोडियम और क्लोरीन की बात हो रही है 281 287, सो जस्ट सी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, बस वही है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। What is valence electron? The number of electron present in the last orbit. Last orbit को valence orbit भी बोलते हैं. So the number of electron present in last shell या last orbit of atom is called valence electron. So what is the valence electron of sodium? 1. What is the valence electron of chlorine? 7. What is the valence electron of magnesium? 2. Aluminium 3. तो outermost orbit में कितना इलेक्ट्रॉन है, बस वही होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। तुम बोलोगे सर ठीक है, now what is valency? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। वैलेंसी का वैसे तो डेफिनेशन क्या है मालूम है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ये केमिकल, ये उसका एक्चुअल डेफिनेशन है जो बुक के हिसाब से देखे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, पर उसको मेजर कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दूंगा मैं। वैलेंसी कुछ और नहीं होता, कोई एटम केमिकल रिएक्शन करने के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट या शेयर करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम, ठीक है। सो यहां पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1 है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इट्स ओके। Whereas valency is the number of electron required to fulfill the outermost energy level. इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्टेटस था, इसीलिए सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान दिया। तो सोडियम ने कितना ट्रांजैक्ट किया? 1। सो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1, क्योंकि ट्रांजैक्ट किया उसने 1। क्लोरीन ने कितना एक्सेप्ट किया? 1। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो गई? क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। ये फर्क नहीं पड़ता कि लिया कि दिया कि शेयर किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना उससे फर्क पड़ता है। दैट इज द वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। मैं तुमको यहां पर कुछ फटाफट से एग्जांपल देता हूं, तुम झट से उसको आंसर बताओगे। सो इफ आई हैव सोडियम 281, इफ आई हैव मैग्नीशियम 282, if I have aluminium 283, if I have silicon 284, if I have phosphorus 285, if I have sulfur 286, if I have chlorine 287, if I have argon 288। अब बताओ What is the valency of sodium? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सीधा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधा दिख रहा है। वैलेंसी क्या है भाई? जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन में जाएगा तो इसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन मंगा, क्योंकि 7 मंगाएगा तब भी 1 + 7 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। पर इसके लिए आसान है, 1 लूज करना भाई, वैलेंसी हो जाएगी 1। द इजियर ऑप्शन इज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 7 मंगाने जाएगा भाई, इतना लंबा रास्ता क्यों अपनाएगा? ऐसे ही ये 2 लूज करना पसंद करेगा 6 गेन करने के बजाय। ये 5 गेन करने से अच्छा इसके लिए क्या होगा? 3 लूज करना।
अब इसका देखो, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये दो दान करे तब भी 4 करना पड़ेगा, चाहे मंगाए तब भी 4 करना पड़ेगा, तभी तो 4 + 4 8 होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 4। व्हाट अबाउट दिस फॉस्फोरस? अब देखो यहां इंटरेस्टिंग हो गया, बदल गया कहानी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन देने में 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, पर एक्सेप्ट करने में आसान है। 3 इलेक्ट्रॉन मंगाएगा तो 5 + 3 8 ऑक्टेट पूरा, तो इसलिए ये एक्सेप्ट करना पसंद करता है। बट वैलेंसी इज, मतलब अगेन तीन एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंसी इज 3, ये 2 एक्सेप्ट करेगा और 8 पूरा हो जाएगा, सो वैलेंसी इज 2। ये एक एक्सेप्ट करते ही सीधा वैलेंसी जो है इसका पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सो एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो एनी हाउ वैलेंसी देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 बड़ा, फिर 3 2 1 0, इसमें 0 ऑब्वियसली, दिस इज देखो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, क्या थोड़ी ट्रांजैक्शन थोड़ी करेगा, वैलेंसी 0। जो केमिकली स्टेबल एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी क्या होती है 0, इसलिए ऐसे एलिमेंट को 0 ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर। लेट्स मूव अहेड और आगे चलते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। वाह, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो शब्द का मतलब पता है क्या है? सेम। आइसो का मतलब क्या है? सेम, याद रखो साइंस में। सो आइसोटोप्स, P stands for protons. P stands for what? Protons. और प्रोटॉन्स का नंबर जो होता है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर Z, राइट? तो देखो कुछ कुछ डेफिनेशन बन रहा है। आइसोटोप्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, मास नंबर अलग। अच्छा, आइसोबार में आप A याद रखो, A किसका सिंबल है? मास नंबर का। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर आइसोबार्स। आइसोटोन्स, N याद रखो, इसमें N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो हो गया, डेफिनेशन इजीली हो गया, एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। आइसोटोप्स क्या है? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, याद रखो। यहां पर एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहां पर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेट्स सी आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तुम सिर्फ ये याद रखो, एलिमेंट्स हैविंग, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मत बोलो, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स है, देखो क्लोरीन 35 एंड 37, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। क्लोरीन ही है ना, तो एटॉमिक नंबर 17 ही है ना, एटॉमिक नंबर 17 ही है, पर मास नंबर 35 और 37 है यहां पर। ठीक है, आइसोबार्स की अगर बात करें तो क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, नहीं अगेन सेम एलिमेंट नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है ना, आप इसको इधर तो भी चल जाएगा, बट आप ये बोलो ही नहीं। आप इसमें ऐसे बोलो, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हटा दो यहां पर सीधे, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वैसे ही एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर आइसोबार्स। ठीक है, तो जैसे भी एग्जांपल देखो इसमें, ये देखो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, आर्गन और कैल्शियम, 2 अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर 18 और एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर इज 18 एंड एटॉमिक नंबर इज 20, मतलब मास, एटॉमिक नंबर अलग है पर दोनों का मास नंबर सेम है। ये कैसे पॉसिबल है सर? ठीक है, अच्छा पहले वाला इजी है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 वैरायटीज होती है। एक हाइड्रोजन, देखो सब हाइड्रोजन ही तो है, तो सबके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन सबके पास 1 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 ही होता है। प्रोटॉन सबके पास 1 ही होंगे। फर्क किसका पड़ जाता है? न्यूट्रॉन्स का। इस वाले के पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 न्यूट्रॉन होता है, इस वाले के पास 2 न्यूट्रॉन होता है।
इस तरीके से मास नंबर क्या हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का 1 + 0 = 1, ठीक है, इसका मास नंबर हो जाएगा 2, इसका मास नंबर हो जाएगा 3. सो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. और असल में खेल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन की डिफरेंस की वजह से. सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम बोलते हैं, ठीक है. मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज योर आइसोटोप. आइसोबार में क्या होता है, देखो ये एलिमेंट ही डिफरेंट होते हैं पर इनका मास नंबर सेम होता है. भाई ये कैसे हो सकता है, एटॉमिक नंबर तो अलग होगा, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, पर मास नंबर सेम कैसे हो गया. देखो क्योंकि इसका मास नंबर देखो, प्रोटॉन अगर 20 है, सो 20 प्रोटॉन्स जो हम देख पा रहे हैं, इसके पास 18 प्रोटॉन्स जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, प्लस इसका न्यूट्रॉन 20 होता है, इसके पास न्यूट्रॉन्स 22 होता है. ऐड कर लो, 20 + 20 = 40, मास नंबर 40 हो गया. इसका 18 + 22 = 40, इसका मास नंबर 40 हो गया. सो दोनों का मास नंबर जो है वो सेम हो गया, बिकॉज अगेन न्यूट्रॉन का खेल हो रहा है सब जगह पे, ठीक है. और लास्टली हम देखते हैं आइसोटोन्स. सो व्हाट आर आइसोटोन्स, एलिमेंट्स हैविंग या atoms of different atomic different number of protons but same number of neutrons. मतलब प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट रहेगा पर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन. सर इसका एग्जांपल है तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम. देखो इसके पास न्यूट्रॉन होता है 12, इसके पास भी न्यूट्रॉन होता है 12. सर कैसे पता लग रहा है आपको, माइनस करो ना इसमें, 24 - 12 = 12. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज व्हाट, न्यूट्रॉन का नंबर, 12 हो गया. 23 - 12 भी करोगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका एक सेकंड, लेकिन इसका वाले में आपको एग्जांपल मैं देता हूं. दिस इज 11, ठीक है. तो 24 माइनस क्या हो रहा है भाई, ये होता है 23, ठीक है. मैं क्या करता हूं, उसको अलग से लिख देता हूं. यहां पर देखो, चलो. सो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मास नंबर होता है 24. सो जस्ट हैव दिस डिफरेंस, 23 - 11 is 12 न्यूट्रॉन, ठीक है. 23 - 11 12 न्यूट्रॉन आ गया. यहां पर 24 - 12 कितना आ गया, 12 न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है. सो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, आइसोटोन्स, ठीक है. आगे चलते हैं और यहां पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करते हैं. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, तो ये है हमारे जे थॉमसन साहब, ठीक है. और इन्होंने यहां पर हम 3 एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे बेसिकली चैप्टर के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं. तो एटम का स्ट्रक्चर जो हम आज पढ़ रहे हैं, आज हम इतना पढ़ चुके हैं, वो कहां से आया, ठीक है. तो बहुत सारे एटम्स है वैसे तो, लेकिन जो कुछ प्रोमिनेंट वाले वो अपन देखेंगे. तो जे थॉमसन साहब ने जो एटम के बारे में बताया था उस वक्त, ठीक है, क्या क्या बताया था, देखो कि एटम जो है वो एक स्पेरिकल स्फीयर है. ये या स्पेरिकल स्फीयर नहीं, एटम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें बीच बीच में नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स एम्बेडेड है. जैसे तरबूजे में, जस्ट लाइक वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग, वो क्रिसमस का केक जो होता है बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, आप सिंपल रखो, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको. ही जस्ट कंपेयर्ड एटम विद वाटरमेलन, कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, वो लाल स्फीयर है, पूरा ऊपर का छिलका निकाल दो तो वो क्या है, पूरा एक रेड एडिबल स्फीयर है, खाने वाला स्फीयर जो पूरा लाल जो होता है. और उसके अंदर बीच बीच में काले काले क्या होता है, सीड्स होते हैं कहीं कहीं पे. तो वैसे ही एटम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है
और उसमें बीच बीच में बिल्कुल सीड्स की तरह ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है। जस्ट सी ही कंपेयर्ड एटम विद अ वाटरमेलन, ठीक है, और जैसे वाटरमेलन का ये जो रेड एडिबल पार्ट होता है वैसे ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। जैसे यहां पर ये रेड एडिबल पार्ट है वैसे यहां पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। और जैसे यहां पर सीड्स होते हैं वैसे वहां पर वो उधर इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ही जस्ट कंपेयर्ड एटम विथ वाटरमेलन, जैसे यहां पर ये रेड एडिबल पार्ट है वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और जैसे यहां पर ब्लैक सीड्स आर एम्बेडेड वैसे यहां पर बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ओके। और सो ये जस्ट अब क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स दिए देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जो मैंने अभी बताया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इन्होंने एक फैक्ट तो ये बताया, चलो देखो एक सच्चाई क्या बताई कि ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, चलो दिस इज ट्रू, बाकी सभी बातें सही नहीं है, वो आगे हो जाएंगी आगे के मॉडल्स में, पर उस वक्त जब इन्होंने कोशिश करी तब तो भाई उस जमाने की बात हो रही, कुछ नहीं पता है, तब ये बता पा रहे हैं इतनी चीजें, अपने एक्सप्लेनेशन, अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी चीजें इन्होंने करी। तो एक बात सही, चलो स्फीयर है, एक बात तो मैंने निकाली, ठीक है। अगला है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात तो एकदम सही बोली ना, पते की बात बोली पूरी की पूरी। सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स 100%। तो पहली बात क्या बताई, एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दूसरा क्या बताया, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एनी एटम, हेंस दे आर न्यूट्रल। और अब देखो ये दो बातें, दो लाइन, दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या बताया, ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। ये थोड़ा सा लिमिटेशन, थोड़ा क्या काफी लिमिटेशन हो गया, बट स्टिल इट वाज प्रोमिनेंट मॉडल, ठीक है, कंसिडरिंग कि वो किस वक्त ये चीज बताई गई थी। इसके बाद बात करते हैं हम आगे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन के बाद जो एक प्रोमिनेंट मॉडल जो था वो रुदरफोर्ड का था, ठीक है। थॉमसन वही बंदे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, देखा अपन ने पीछे, ठीक है। रुदरफोर्ड वही बंदे हैं जिनका प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में नाम आता है। तो भाई लेट्स सी रुदरफोर्ड साहब क्या था इनके एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा ये ग्रीक लेटर है अल्फा। कोई बोलेगा सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इससे उठाया है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया, थिन गोल्ड फॉइल लिया, और उस पतले गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या बॉम्बार्ड किया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को टक्कर मारी। और अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, याद रखना अल्फा पार्टिकल असल में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ऑलमोस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम का न्यूक्लियस जो होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस ही है। तो ऐसे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल को एक सोर्स से, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया गया, और किस पे, बहुत ही पतले, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल। तुम बोलोगे गोल्ड फॉइल क्यों लिया सर, एटम के बारे में समझना है तो गोल्ड फॉइल क्यों लिया। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, बहुत पतले शीट में कन्वर्ट हो सकता है गोल्ड, और गोल्ड और सिल्वर मैलिबिलिटी अच्छी है कंपेयर टू एनी अदर मेटल। तो क्या होगा कि पतला शीट लोगे, मतलब एटम्स के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल हिट हो रहा है तो क्या बिहेवियर आ रहा है ये देखना था, कि वो अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो जा रहा है, क्योंकि हीलियम एटम तो छोटा ही, हीलियम न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली किसी एटम छोटा ही होगा, न्यूक्लियस को यहां से पास किया जा रहा है। तुम लेकिन हीलियम न्यूक्लियस बोलोगे नहीं, यू विल से अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ हिट कर रहे हैं, ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ सीधे पास हो जा रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन देखी गई, उसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एटम के स्ट्रक्चर को बताया गया, ठीक है।
और ये जो साइड में जो गोल लगी हुई है, दिस इज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल जहां जहां पे वो स्पॉट करेगा वहां वहां पे निशान बन जाएगा, ठीक है। सो ये अल्फा पार्टिकल की बीम को पास किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज अ गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, और ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई यहां पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वो पतली सी गोल्ड फॉइल है, ठीक है, पतली सी गोल्ड फॉइल है, और ये उसके अंदर के एटम्स है, मतलब गोल्ड के एटम्स। कितनी भी पतली ले लोगे फिर भी वो ऐसा नहीं होगा कि सिंगल लेयर ऑफ एटम होगा, स्टिल इट विल हैव मल्टीपल लेयर ऑफ एटम्स। और इसमें से जब अल्फा पार्टिकल को पास किया जा रहा है, इसमें सब अल्फा पार्टिकल को जब पास कर रहे हैं, तो क्या चीजें यहां देखी गई कि मेजॉरिटी पार्टिकल जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी बेंडिंग के सीधे सीधे निकल गए, एज इफ के बीच में कुछ नहीं है, वो आत्मा की तरफ पास हो गए। तो बहुत मतलब हजारों लाखों अल्फा पार्टिकल्स को यहां से पास किया गया है ना, गोल्ड फॉइल में से। और फिर ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बिना डिफ्लेक्शन के ज्यादातर अल्फा पार्टिकल फॉइल से पास हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अगला, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल, ठीक है, मेकिंग स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां पर छोटे मोटे एंगल बना के और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये देखा गया। ओनली सम अल्फा पार्टिकल ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहां दिखाया जा रहा है, ठीक है, छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद सरप्राइजिंगली तीसरा मेन ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि आउट ऑफ 12,000 एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो रिबाउंड कर जा रहा था। दिस वाज द प्रोबेबिलिटी कि भाई 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा दिख रहा था कि वो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते वो क्या हो रहा है, टकरा के और रिटर्न भी आ रहा है। सोचो कितने हैवी पार्टिकल से टकराया होगा वो, कि वो इतनी एनर्जी से गया और बाउंस होके वापस आ गया। तो यानी वो जहां टकराया है वो बहुत ही भारी भरकम डेंसिटी वाली चीज से टकराया है, मतलब न्यूक्लियस का हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, न्यूक्लियस से एकदम सामने सामने टकराया होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो नाउ वी कैन गेट दैट आइडिया कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और 12,000 में से एक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस, शुरुआत में बताया था मैंने आज, कि न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज से बहुत छोटी है, ये इससे पता लग रहा है। और डिफ्लेक्शन, जो सेकंड पॉइंट है डिफ्लेक्शन, वो किससे हो रहा होगा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो किसी ना किसी पॉजिटिव से ही टकरा रहा होगा। यानी एकदम सामने से टकराया तो फिर वो बाउंस होगा, लेकिन थोड़ा आसपास से गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा रिपेल होके निकल जाएगा। तो ये रिपल्शन थी जो दिख रही थी जो सेकंड पॉइंट में। तो इसका मतलब कि अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं किसी मतलब एटम, उस फॉइल में से, एटम में से, तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट को देखते हुए ये है कि कुछ ऐसा एटम का एक ऐसा स्पेस है, उस स्फीयर का ऐसा एक स्पेस है जहां पर सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में। और एक स्फीयर का सिमेट्रिकली स्मॉल वॉल्यूम का होगा सेंटर में, उस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस। सो जस्ट सी द कंक्लूजन, क्या निकाला गया? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे मतलब क्या है, एटम के अंदर स्पेस एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। इसका मतलब क्या है? इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस में है। और तीसरा, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है, अगर वो 180 डिग्री से रिवर्स हो जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड दैट है ना, कॉन्सेंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, कि भाई वो जो पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, मास है, वो एक छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है नियर द सेंटर, और उसको नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है? रुदरफोर्ड का नाम आता है, ठीक है। सेंटर ऑफ एटम इज न्यूक्लियस, और जो कि एटम के बहुत स्मॉल वॉल्यूम में सेंटर पे है ना, सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसी में समाया हुआ है। तो काफी अच्छी ऐसी बातें रुदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अल्फा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन इसमें से कुछ ड्रॉबैक भी निकलेंगे, ठीक है।
तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम मतलब वही न्यूक्लियर प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं रुदरफोर्ड का जो मॉडल है। इन्होंने एक चीज इसमें ऐड क्या करी रुदरफोर्ड ने कि भाई अगर ऐसा है कि भाई एक एटम है और उसके सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो थ्योरी है वो क्या, उसके बारे में क्या, तो इन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस सेंटर के आसपास में रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। इसलिए रुदरफोर्ड्स मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, विच इज फॉलोइंग। देखो यहां पर अब क्या है, तो इन्होंने क्या बताया जो मैंने अभी जस्ट बताया। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सेंटर के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफाइंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम की साइज के हिसाब से न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी, बहुत ही इनकम्पेरेबल है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। ये जो फाइनल आउटपुट जो इन्होंने निकाली वो है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नाउ कमिंग टू द ड्रॉबैक और रुदरफोर्ड की। इतना अच्छा चीज बताने के बाद भी कुछ ड्रॉबैक रह गया, क्या बात कर रहे हो यार। सो जस्ट सी व्हाट इज अ ड्रॉबैक। कि देखो एक सिंपल सी बात बताऊंगा, देन लाइंस तो है ही यहां पर। एक साइंटिस्ट जब कोई चीज डिस्कवर कर रहा है तो उसको उसके पहले वाली डिस्कवरी को भी ऑनर करना पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली वो फैक्ट माना जा रहा है तो उसको ऑनर करना पड़ता है। तो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा ना, एक्सेलरेशन पता है ना, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, सो इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी फॉर श्योर। और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये अगर गोल घूम रहा है तो गोल में तो हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कोई सवाल ही नहीं कि वेलोसिटी सेम रहे। So since electrons are revolving around the nucleus, they are accelerating, and as per the Max Planck, any charged particle that is accelerating has to radiate energy in the form of radiation. तो इलेक्ट्रॉन जो है लगातार रेडिएशन लूज करेगा, एनर्जी कम होती जाएगी और फिर उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, जस्ट लाइक दिस। Since electron are charged particle, they are accelerating as per Max Planck. अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी ऑर्बिट छोटी होगी और वो न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। और ऐसा होने में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटफट हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस वाज द बिगेस्ट कंसर्न जो यहां पर ड्रॉबैक बन के आया। द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ऑल द पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो लाइन भी लिख सकते हो, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। सिंपल सा आप ये लाइन याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करेगा, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। पर और ये होने में मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा ये, पर हम तो जानते हैं एटम स्टेबल है, तो इस स्टेबिलिटी का कारण रुदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। If this were so, atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know atoms are quite stable. So ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील बोर। तो बोर साहब ने क्या बोला, बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया। इसका जो डिटेलिंग है, इसमें काफी डिटेलिंग है, पर वो आपको 10th में नहीं पढ़नी है, तो फिर वो 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है, थोड़ा सा पढ़ लो। क्या आउट एकदम छोटा सा बस बताया इसके बारे में तुमको 9th में। नील बोर साहब क्या बताया आपने, इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड हिज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द एटम। पोस्टुलेट्स हैं ये ओनली न्यूज। अच्छा आप ये कमेंट करके बताना पोस्टुलेट क्या होता है, नहीं पता गूगल करो, कुछ भी करो, मुझे कमेंट करके नीचे बताओ व्हाट इज पोस्टुलेट। ठीक है, थ्योरम्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, मोटिवेट होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस होती है। सो देखो अब क्या बोला इन्होंने, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में कितने भी डिस्टेंस पे कहीं भी रिवॉल्व करेगा ऐसा नहीं है। उसकी फिक्स ऑर्बिट्स, जैसे आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप
आपको लैडर फिक्स है, या तो पहले पे हो गया, या तो दूसरे पे हो गया, या तो तीसरे पे हो गए, कहीं बीच में 3.5 पौने 4 ऐसे लैडर पे तो नहीं चढ़ोगे आप, है ना, फिक्स्ड लैडर का स्टेप्स है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ना वो न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे घूम सकते हैं, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, इतने इतने डिस्टेंस पे, कहीं भी बीच में रैंडम डिस्टेंस नहीं हो सकता, रैंडम ऑर्बिट्स नहीं हो सकते। तो ये इन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इन द एटम, ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के टाइम पे वो रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करते, सिर्फ तभी करेंगे एनर्जी का एक्सचेंज जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पर अगेन दैट इज नॉट गिवन टू यू, आप सिर्फ ये याद रखो भाई स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, इतना बोल दिया काम चल गया। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स, ठीक है, आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ KLMN, मतलब इस फॉर्म में। तो यानी पहले ऑर्बिट को K ऑर्बिट बोलते हैं, K शेल बोलते हैं, सेकेंड वाले को L, दूसरे को M, थर्ड वाले को, उसके बाद N एंड सो ऑन। तो K से शुरू होगा बेसिकली, ABCD तो आता है, आप K से आगे कर दो, ठीक है। इसी के साथ आज के समाचार जो है समाप्त होते हैं। वंस अगेन जो भी नोट्स है आपको ऐप पर मिल जाएंगे, डाउनलोड दी ऐप एंड हैव दी नोट्स फॉर फ्री, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ाई करते रहें, बाय बाय। Download the app now.